तो चलिए दोस्तों, ये भी आपका पार्ट 2 का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें 2 और 3 स्मॉल टॉपिक्स है जहाँ पे आपको थोड़ा क्लैरिटी देना बाकी है बिफोर वी कैन स्टार्ट मूविंग विथ द इलस्ट्रेशंस। तो देख लेते हैं वो क्या है। इधर हम देखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट्स के बारे में। ओके, सो ये जो दो चीज़ है ये एक्चुअली लायबिलिटी नहीं है, बट फिर भी हम इसको कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करते हैं। वो क्यों करते हैं वो अभी देखते हैं। अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी का पहला हम एग्जाम्पल लेंगे। नाउ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ लायबिलिटी एज सच, जैसे मैंने बोला, बट इट कुड बिकम अ लायबिलिटी। मतलब फ्यूचर में जाके इट कुड बिकम अ लायबिलिटी। हाउ? नाउ ऑन द occurrence of certain events, occurrence of certain events / conditions, अगर ऐसे कुछ इवेंट या कंडीशन हुआ, देन कंपनी को अमाउंट पे करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर। नाउ मान लो मेरा जो रिसीवेबल्स है, मेरा कस्टमर, उसने कोर्ट में केस फाइल किया, केस फाइल्ड अगेंस्ट कंपनी। नाउ ये अलग अलग रीजंस के लिए हो सकता है। प्रोडक्ट इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट, राइट? और इट कुड बी दैट वारंटी रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या मार्केटिंग स्कीम्स के रिलेटेड हो सकता है। तो कस्टमर ने कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया एंड क्लेम करता है 10 लाख रुपए। एंड आजकल तो लोग कुछ भी क्लेम करने लगते हैं कंपनी के खिलाफ। द लॉट ऑफ बोगस क्लेम्स विच गेट फाइल्ड एंड देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स जहां पे कस्टमर एक्चुअली अग्रीव्ड होता है। बट द पॉइंट इज, कंपनी को ये 10 लाख क्या अभी पे करना है या फ्यूचर में पे करना है हमको नहीं पता। कोर्ट में तो अभी केस चल रहा है, कोर्ट के आउटकम इज अनसर्टेन, वी डोंट नो। तो हम क्या करते हैं, ये जो 10 लाख का पेनल्टी अमाउंट है, वी विल डिस्क्लोज दिस इन नोट्स टू अकाउंट। डिस्क्लोज इन नोट्स कि हम लिखेंगे कि कस्टमर हैज फाइल्ड कंप्लेंट अगेंस्ट कंपनी for XYZ reason. If the court decides against the company, then the company will have to pay 10 lakhs as penalty. And we'll also state that we are not acknowledging as debt. तो मैं इधर लिखता हूं not acknowledged as debt. तो हम यूजुअली कंपनी क्या बोलती है नोट्स में, दैट दे आर फेयरली सर्टेन दैट दे विल विन द कोर्ट केस। मतलब कोर्ट केस उनके खिलाफ नहीं जाएगा एंड दे विल विन द केस एंड दे विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग। बट फिर भी फॉर फुल डिस्क्लोजर वी विल मेक श्योर दैट वी पुट दिस इंपॉर्टेंट कॉशन नोट इन आर नोट्स टू अकाउंट्स। सिमिलरली दूसरा भी एक आपका चीज हो सकता है विच इज प्रोपोज डिविडेंड। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेज करती है कंपनी के अफेयर्स को, एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल प्रपोज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स कि हम इतना पे करना चाहते हैं। देन द शेयर होल्डर्स विल हैव अ मीटिंग जहां पे दे विल से कि ओके दिस अमाउंट लुक्स गुड, और एल्स दे विल से दैट पे अ reduced अमाउंट, और दे माइट हैव सम डिसएग्रीमेंट। ये जब डेसिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वापस बोर्ड को जाएगा तब बोर्ड डिक्लेयर करेगी। तो till the time dividend is actually declared, तो डिक्लेयर होने तक देयर इज नो लायबिलिटी। बट ये कंटेंजेंट लायबिलिटी है, बट कंटेंजेंट लायबिलिटी क्योंकि अगर डिक्लेयर हो गया एंड द शेयर होल्डर्स आर हैव कंसेंटेड टू इट, देन डिविडेंड पे करना पड़ेगा विच इज एन आउटफ्लो फॉर द कंपनी।
in essence it is a liability, right? क्योंकि it is amount owed by the company to the shareholders. So this proposed dividend is also a contingent liability. One more example we'll take and move on. Now arrears of cumulative fixed dividend on preference shares. राइट, सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल जहां पे हम ये देखेंगे कि कुछ कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जहां पे वे से कि 10% डिविडेंड ईच ईयर, बट ये क्यूमुलेटिव होगा. क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है कि अगर इस साल मैंने इन ईयर 1 नॉट पेड क्योंकि डिक्लेयर नहीं हुआ है फॉर द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, बट ईयर 2 में डिक्लेयर किया है, तो ईयर 2 में ईयर 1 का 10% प्लस ईयर 2 का 10% का डिविडेंड पे करना पड़ेगा. पर लाइबिलिटी तब अराइज होगी जब ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है. तो ईयर 1 में ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. आपको जस्ट ये सुनना है, ध्यान में रखना है कि अगर ये क्वेश्चन में आया कि क्यों है, क्यूमुलेटिव है, तो जब आगे जाके डिक्लेयर होगा ये लाइबिलिटी बन जाएगा, तब पेमेंट करना पड़ेगा. अभी वो इवेंट नहीं हुआ है विच इज द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, तो वी विल शो इट अंडर कंटिंजेंट लाइबिलिटी. नेक्स्ट जो चीज है वो कमिटमेंट्स है. जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी का खाली हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करते हैं, कमिटमेंट्स आर ऑल्सो सिमिलर कि हम नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं or we might make a provision. It depends on the nature of the transaction. So these are basically financial commitments. जहां पे company is like, I will purchase this much of goods from you in a future date. Okay? Or I will purchase machinery amounting to this value. So क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो सकता है, वैल्यू ऑफ मशीनरी हो सकता है, कि मैं एज अ कंपनी आई एम कमिटिंग टू माई क्रेडिटर्स, मैं आपसे इतना खरीदूंगा. नाउ एज पर कॉन्ट्रैक्ट, इफ दिस इज असर्टेनेबल लाइबिलिटी, मतलब ये सर्टेन है कि ये कमिटमेंट फुलफिल होगा, कमिटमेंट विल बी फुलफिल्ड, तब हमको इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा. एंड ये लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि एक तो अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स से वी डोंट नो द वैल्यू, जहां पे ये होगा, अगर वैल्यू पता है तो वो लाइबिलिटी ही होगा. बट वी डोंट नो एट द कॉन्ट्रैक्ट कि ये फुलफिल होने वाला है, नॉट सर्टेन, तो हम डिस्क्लोज करेंगे इन नोट्स. एंड यूजुअली वो नोट्स में लिखा जाता है कि कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ फर्म कमिटमेंट टू परचेज गुड्स या मशीनरी और वॉट एवर द केस मे बी फ्रॉम दिस क्रेडिटर, या फिर हम एक टेबल बना के डालेंगे कि क्रेडिटर का नाम एंड कितना अमाउंट है, एंड फिर नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे. बस आपको इतना ध्यान में रखना है. इसका एग्जाम्पल हो सकता है अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है विच इज रिमेनिंग टू बी एक्सिक्यूटेड, ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब इन मैंने जो ऊपर बोला है ना मशीनरी परचेज करने के लिए, एंड इसका प्रोविजन नहीं बना है क्योंकि एक्चुअल अभी लाइबिलिटी नहीं बना है, इट इज़ नॉट ओड बाय द कंपनी, या फिर अपने को वी डोंट नो द अमाउंट ऑल्सो टू बी एबल टू एस्टिमेट ऑन अ रीजनेबल बेसिस अ प्रोविजन, राइट? सो नॉट प्रोवाइडेड, तो ये हम डिस्क्लोज करेंगे, टू बी डिस्क्लोज्ड. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स. आई होप कि इट्स क्लियर कि हाउ वी विल डिस्क्लोज इट इन द financial statements. We are not going to put it in our main format.
अनलेस एंड अनटिल इट वुड बी अ लायबिलिटी और प्रोविजन, तो हम सिर्फ नोट स्टॉक अकाउंट्स में एक नोट डाल के ख़त्म करेंगे इस चीज़ को. नाउ वी विल गो ऑन टू सॉल्विंग आर इलस्ट्रेशंस. हमने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 1 कर लिया था विच वॉज ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल. नाउ विल डायरेक्टली मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन 2. अभी इलस्ट्रेशन 2 क्या है? मेजर हेड्स अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. तो मेजर हेड्स आपका क्या हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी में? बोलो. फर्स्ट क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स. दूसरा क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, राइट? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. आपको ये पता है फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में दिस विजुअल विल ऑलवेज बी देयर कि हमने ये इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है. थर्ड क्या है? अपना नॉन करंट लाइबिलिटीज. एंड फोर्थ क्या था? करंट लाइबिलिटीज. बहुत सा आसान वाला फॉर्मेट रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. अगला वाला को जाते हैं. ये सेकंड वाला हो गया, फर्स्ट वाला भी हमने कर लिया था. नेम द सब हेड्स अंडर शेयर होल्डर फंड्स. तो सब हेड्स क्या था अपना? क्या होता है अपना? शेयर होल्डर्स फंड्स पहले हम लिखते हैं. 1 शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स. उसके नीचे क्या आता है? ए शेयर कैपिटल. उसके बाद आता है बी आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये तो फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टॉपिक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सी आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. तो ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड्स के जो उसके अंदर जो सब हेड्स है. तो इलस्ट्रेशन 3 इज ऑल्सो डन. अभी सब हेड्स अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज. सब हेड्स अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? चलो फटाफट ये भी लिख लेते हैं. इलस्ट्रेशन 4 नॉन करंट लाइबिलिटीज अपना नंबर 3 है. तो NCL अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ. इधर क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट. देन वी मूव ऑन टू द बी पार्ट जो था आपका डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट. फिर क्या आता है? बोलो. आपको तो ये सब पता है, बहुत बहुत आसान सा चीज़ है, जस्ट रिलेटिंग टू द फॉर्मेट, राइट. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड जो डी पार्ट था आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ये हमने विस्तार में देख लिया है. तो दिस इज जस्ट लिस्टिंग आउट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. अभी इलस्ट्रेशन 5 वही होगा कि करंट लाइबिलिटीज का क्या है. इलस्ट्रेशन 4 हो गया. करंट लाइबिलिटीज का फटाफट देख लेते हैं. करंट लाइबिलिटीज में पहले भी स्टार्ट ऑफ विथ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. इसका उल्टा ही है, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज का टू एन एक्सटेंट उल्टा ही है. सिर्फ ये जो बी पार्ट है आप में, आप इधर ट्रेड पेएबल्स डालोगे. ट्रेड पेएबल्स. फिर आता है क्या? अदर करंट लाइबिलिटीज. बहुत सिंपल है दोस्तों, आपने ऑलरेडी ये पूरा लेक्चर में देख लिया है. दिस इज जस्ट फॉर रिविजन. तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. तो एनीवन आस्क्स यू अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट, आप फटाफट बता सकते हो कि कहाँ पे है, क्या है, उसका नेचर क्या है, सब आपको आता है. एंड फोर्थ जो है आपका इधर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, राइट दोस्तों. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 6. हमारा अभी तक का ये जो है इलस्ट्रेशन 5 हो गया. इलस्ट्रेशन 6 देख लेते हैं. 5 आइटम्स अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये भी हमको पता है, हमने 7 और 8
एग्जाम्पल्स देखे थे रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो 1B जो रिजर्व्स एंड सरप्लस था उसमें हम ऐसे लिस्ट आउट कर सकते हैं। 1 क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स, और B क्या था, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसके अंदर हम नीचे हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। आपके दिमाग में अभी आ जाना चाहिए कि कैपिटल रिजर्व क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या है, राइट? दिस वाज ऑलरेडी देयर इन दैट लेक्चर, सो इट शुड बी क्विक रिविजन फॉर यू ओवर हियर एज वेल। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर क्या आता है, बोलो रिडम्पशन। एक और रिडम्पशन देखा था, डिबेंचर रिडम्पशन का। डिबेंचर रिडम्पशन हमको 5 पूछा था ना, अभी ऑलरेडी 3 हो गया है। और क्या था, सिक्योरिटीज प्रीमियम एक था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, राइट? एंड 5th में आप जनरल रिजर्व लिख सकते हो, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हो, बट हम जो टफ वाला है ना वो लिखेंगे, तो कि ताकि आपको पता होगा। इजी वाला तो ध्यान में रहता ही है, तो हम इधर रिवैल्यूएशन रिजर्व डाल देते हैं। ये इट माइट नॉट बी इन योर हेड कि यूजुअली हम कैपिटल रिडम्पशन, फिर डिबेंचर रिडम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कैपिटल रिलेटेड ही है, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व थोड़ा हटके है, तो वी विल नोट दैट डाउन हियर। आपको तो जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट या सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो पता ही है। तो ये भी हो गया आपका। सो विच वॉज योर इलस्ट्रेशन 6। नाउ इलस्ट्रेशन 7 जो है, 4 आइटम्स अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, ये भी हमने लेक्चर में देख लिया था, मैंने जो एग्जाम्पल बोला था। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है आपका 3 नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। उसमें जो ए पार्ट था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर क्या क्या आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। फर्स्ट होगा आपका डिबेंचर्स, फिर आप लिख सकते हो बॉन्ड्स, फिर आप लिखोगे टर्म लोन्स। टर्म लोन्स में भी 2 पार्ट थे ना, एक बैंक से था और दूसरा अदर पार्टीज। फिर 4th क्या था, पब्लिक डिपॉजिट्स। एंड आपका 5th में आप लिख सकते हो अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये भी आपके लिए बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। अभी आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड इट विल गेट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, 5 आइटम्स अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी हम करंट लाइबिलिटीज पढ़ के वी विल जस्ट राइट ABCD जो करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है, हम सोचते बैठेंगे 5th वन क्या होता है, बट इधर अदर करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है। अदर करंट लाइबिलिटीज़, आपका करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जो पार्ट C था, इधर अदर करंट लाइबिलिटीज़ था, तो उसमें हमने क्या देखा था, पहला इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। फिर हमने क्या देखा था, सेम चीज़, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। फिर और क्या था, हमने कॉल्स इन एडवांस देखा था, जो मनी अपने को पहले रिसीव हो गया था कॉल करने से पहले, तो वी विल हैव टू रिफंड दिस। फिर हमने अनपेड डिविडेंड भी देखा था, अनपेड डिविडेंड। फिर क्या था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। 5 ही लिस्ट करने के लिए बोला था आई रेकन, या उससे ज़्यादा था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, आपको और लिस्ट करना है तो आप अगेन लेक्चर को रिविजिट करके देख सकते हैं। आई थिंक आपका जो शेयर एप्लीकेशन मनी जो रिफंडेबल है, दैट वुड हैव आल्सो बीन देयर। तो ऐसे हो सकता है। नाउ इलस्ट्रेशन 9 इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। अंडर विच हेड्स these following items are shown in balance sheet। भी पहला जो है forfeited shares account।
नाउ फोरफीटेड शेयर जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर शेयर कैपिटल जो शेयर होल्डर्स ने वापस कर दिया हो, इश्यू हुआ था एंड देन दे फोरफीटेड इट बैक टू द कंपनी। तो ये क्या होना चाहिए कि इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ माई शेयर कैपिटल ओनली। जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल था उसको ही वापस कर दिया है। तो फोरफीटेड शेयर्स हम शेयर होल्डर्स फंड्स जो मेजर हेड है उसके अंदर शेयर कैपिटल, उसमें हम कैसे इसको दिखाएंगे, ऐड टू सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये अगेन इसका जो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर में डिटेल में वी विल लुक एट इट, बट फोरफीटेड शेयर्स का प्रेजेंटेशन ऐसे होता है। वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, प्रपोज डिविडेंड। अभी हमने देखा था क्या है, इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपको पता ही है जब तक ये डिक्लेयर नहीं होगा ये तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड ये क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज इन नोट्स, राइट। ये भी फेयरली सिंपल था। देन सी पार्ट क्या था इसका, सी पार्ट ये था कि अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है वो, अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो मतलब हमने ये डिक्लेयर कर दिया है पर शेयर होल्डर ने ये क्लेम नहीं किया है, बट हमको पेमेंट तो करना ही है। तो ये करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सा सबहेड में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में इधर अनपेड लिखा है ना, तो सेम तरीके से अनक्लेम्ड डिविडेंड भी आपका करंट लायबिलिटी में ही आएगा क्योंकि वो डिक्लेयर हो गया है एंड द शेयर होल्डर हैज नॉट क्लेम्ड इट। एंड डी पार्ट आपका ये है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, ये भी हमने देख लिया था। अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, ये आप लिख सकते हो सेम एज बी। मतलब आप एग्जाम में ये तो नहीं लिखोगे सेम एज बी, बट जस्ट राइट की कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज इन नोट्स। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 9B। अभी आपके जो लास्ट दो इलस्ट्रेशन है इसमें मजा आएगा। ये टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन इससे आ सकता है 5 मार्क के लिए। आई थिंक 10 आइटम से इसमें तो आपके लिए आ सकता है कि इसका कैसे क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। तो हम वो भी देख लेते हैं। इसके लिए अच्छा सा फॉर्मेट वगैरह बना के देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेंगे। अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन। तो पहला है डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम 3-3 लेके सॉल्व करेंगे। तो हम पहले डालेंगे पर्टिकुलर्स, मेन हेड और फिर सब हेड। पहला था आपका डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मेन हेड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप एग्जाम में प्लीज जरूर लिखिएगा। एंड ये क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा पॉइंट था अपना पब्लिक डिपॉजिट्स। मैंने क्या बोला है आपको पढ़ाते वक्त भी, पब्लिक डिपॉजिट्स हम ये मान के चलेंगे कि ये नॉन करंट ही है, मोर देन 1 ईयर के लिए इश्यू हुआ है, तो ये भी सेम नॉन करंट लायबिलिटीज एंड हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही पकड़ेंगे इसको भी। थर्ड जो चीज़ था अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये कहाँ पे आता है, अभी हमने लिस्ट आउट किया था ऊपर के एक तो क्वेश्चन में। तो ये आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, एंड ये आता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पार्ट 4, 5 एंड 6, जहाँ पे क्या लिखा गया है,
कैपिटल रिजर्व, फोरफीटेड शेयर्स और इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व, ये भी रिजर्व्स ही है, तो शेयर होल्डर्स फंड्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में अभी जो सेम चीज़ है वो वापस नहीं लिख रहा हूँ, बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट ये जो डबल कोड्स में डाल रहा हूँ इट इज़ जस्ट फॉर कॉपिंग द अबव लाइन। तो शेयर होल्डर्स फंड्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी फेयरली सिंपल था। उसके बाद फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट था। फोरफीटेड शेयर्स, ये भी आपका शेयर होल्डर्स फंड्स ही है। मैं इसको इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये अलग है, राइट। ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में आप इसको ऐड करेंगे, ऐड बैक करेंगे। 6 पॉइंट क्या था अपना, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, राइट। तो इसका क्या था, ये अभी हमने ऊपर ही देखा था, ये करंट लायबिलिटी है एंड ये आपका अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 7, 8 और 9 क्या है अपना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो करंट मैच्योरिटी मैंने बोला था एक स्पेशल केस, जो लॉन्ग टर्म पोर्शन 5 साल का जो लोन था उसका जो अगले 4 साल का है उसको भी हम ब्रेक करेंगे, अगले 1 साल का शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ गया, बाकी के 3 साल का विल गो इनटू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो हम लिखेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो ये आपका एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म डेट है वो नॉन करंट लायबिलिटी है, बट जो करंट पोर्शन है इसका वो करंट लायबिलिटीज में है। क्या ये अदर करंट लायबिलिटीज है? नहीं, इसका स्पेसिफिकली हमको बोला गया कि हम ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ही ट्रीट करेंगे क्योंकि ये अगले 12 महीने में इसका पेमेंट होने वाला है। ओके, 6, 7, फिर अपना 8th पॉइंट था एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ये तो आसान ही है, मैंने दिस इज़ लाइक एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आपका करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा एंड दिस इज़ ऑल्सो अदर करंट लायबिलिटीज़। फिर अपना एक बार 9th और 10th पॉइंट साथ में देख के ख़त्म कर लेते हैं। 9th आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स था और 10th आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स था। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी आपका करंट लायबिलिटी है, उसमें जो बी पार्ट आता है ट्रेड पेएबल्स, सो ये आपका ट्रेड पेएबल्स है। एंड 10th जो आपका था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमने ये देखा था इन नॉन करंट लायबिलिटीज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, अगर ये डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म का नेचर है तो उस पर जो प्रीमियम है वो भी नॉन करंट लायबिलिटी है बट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। तो ये 10th पॉइंट है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपका पूरा इलस्ट्रेशन 10 हो गया है। शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दिस इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 11 भी आपका ऐसा ही है, मेन हेड्स एंड सब हेड है। मैं तो ये जो क्वेश्चन है वो इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। इट इज़ द सेम पैटर्न ऑफ इलस्ट्रेशन 10। तो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, इसका मेन हेड क्या होगा, ड्यू हो या नॉट ड्यू हो। अगर इंटरेस्ट अक्रूड है तो ये करंट लायबिलिटीज़ ही आएगा, तो करंट लायबिलिटीज़, एंड ये अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। सेम ये भी अदर करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व है तो शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स
एंड ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब फॉर्मेट जो है वो जो इलस्ट्रेशन 10 का मैंने लिखा था वैसे ही पर्टिकुलर्स, मेन हेड और सब हेड ऐसे डाल के देखोगे। फोर्थ का क्या था, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, ये जो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स के नेचर है, तो मैं इसको इधर लेता हूँ। ये क्या है आपका, अगर लॉन्ग टर्म कस्टमर्स नहीं होता तो हम इसको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, बट बिकॉज दिस इज लॉन्ग टर्म ये नॉन करंट में आ जाएगा एंड हम अदर्स में डाल देंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अगर ये शॉर्ट टर्म होता था तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटीज, बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म वी विल टेक इट इनटू नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट जो है वो आपका एम्प्लॉयज फंड पेएबल, प्रोविडेंट फंड पेएबल। ये तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है एंड ये यूजुअली शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस ही होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही होता है, बट इसका तो अमाउंट ऑलरेडी अपने को पता है, तो वी कैन शो दिस डायरेक्टली अंडर करंट लाइबिलिटी, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का तो एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, आपके सैलरी का 12% होता है तो यू विल हैव टू प्रोवाइड फॉर दिस एज अ लाइबिलिटी इटसेल्फ। आपको अमाउंट पता है, अगर अमाउंट नहीं पता तभी हम प्रोविजन लेंगे, इधर अमाउंट पता है तो ये करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा एंड इसमें दिस विल ऑल्सो बी एन अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 12, ये फेयरली सिंपल था। अभी एक और इलस्ट्रेशन है जो मैंने इधर क्वेश्चन में नहीं लिया है, बट वी विल गो टू आवर मेन शीट एंड हम उसको इधर सॉल्व करेंगे। मैं आपको लिस्ट आउट कर लेता हूँ। इलस्ट्रेशन 12 को हम आगे बढ़ेंगे। पर्टिकुलर्स, फिर हम डालेंगे मेन हेड, मेन हेड और सब हेड। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका वो है आपका ट्रेड पेएबल्स। अगेन रिपीटेटिव नेचर का है। ट्रेड पेएबल कहाँ पे आता है आपका, करंट लाइबिलिटीज में आता है। ये सब हेड ही ट्रेड पेएबल है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, अगर चाहते हो अगर ट्रेड पेएबल्स लिख सकते हो। दूसरा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स तो हमको 12 महीने के अंदर ही पे करना होता है, तो ये करंट लाइबिलिटी हो गया एंड ये प्रोविजन है तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तीसरा जो पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इट इज सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये इधर डेबिट बैलेंस है। देयर आर टू केसेस, डेबिट बैलेंस हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ये जैसे कि एक रिजर्व है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव है, तो इट इज़ लाइक एन इनकम विच इज़ रिमेनिंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डेबिट बैलेंस है तो ये लॉस है, तो लॉस को हम नेगेटिव अमाउंट दिखाएंगे। बट इसका मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स। यह आएगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट नेगेटिव अमाउंट। ठीक है, क्योंकि एक लॉस है। प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव अमाउंट में दिखाएंगे। फोर्थ पार्ट वही है, एक ही मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं इसको। एंड नाउ वी विल जस्ट erase दिस डेबिट एंड मेक इट इनटू क्रेडिट, ताकि दोनों का आपके पास आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। क्रेडिट, ये भी आपका हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नेगेटिव अमाउंट है तभी हम डालेंगे कि नेगेटिव अमाउंट है, नहीं तो हम छोड़ देंगे, नॉर्मल सा लिख के हम ख़त्म कर लेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट प्रोपोज्ड डिविडेंड है। प्रोपोज्ड डिविडेंड हमने अभी देखा था कि इट इज़ अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी।
इसका मेन हेड नहीं हो सकता है, बट अगर जैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो आप ऐसे लिख सकते हो, एंड डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका 5th पॉइंट। एंड जो 6th पॉइंट जो इस क्वेश्चन का एक्चुअली है, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स। ये जो एक है ना, दिस इज स्पेशल केस, तो ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कैपिटल कमिटमेंट ओनली, एंड ये हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, आपको ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि ये वन ऑफ जो केसेस है ना, आपके लिए उतना रेलेवेंट भी नहीं है, बट अगर बाय चांस आ गया, आपको बस कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो पता होना चाहिए। तो दिस इज अ कैपिटल टाइप ऑफ कैपिटल कमिटमेंट, एंड ये भी आप डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट। राइट दोस्तों, तो हमने इलस्ट्रेशन 11 भी कर लिया है, इलस्ट्रेशन 12 भी मैंने आपको लिख के दे दिया कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। ये जो पर्टिकुलर्स है ना 1 to 6 वही है, खाली ये 6th पॉइंट जो है आप थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा कि अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल कमिटमेंट एंड इट इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। चाहिए तो मैं इधर एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ, सो दैट वन मोर राइटिंग विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इलस्ट्रेशन। तो आई होप कि ये जो लेक्चर में हमने जो कुछ भी कवर किया हो वो आपके दिमाग में बैठ गया है। इट्स अ वेरी इजी इलस्ट्रेशन सेट। वो इलस्ट्रेशन 10 जो है दैट वुड बी द क्लोजेस्ट क्वेश्चन विच और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन विच वुड कम इन योर एग्जाम। हम आगे भी जाके सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दैट, मेक श्योर दैट यू वॉच द लेक्चर, ताकि फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाए, सब हेड्स, मेन हेड्स, क्लासिफिकेशन सब आपके दिमाग में फ्रेश रहे। सो दैट वाज इट, वेरी सिंपल सो फार। अगले पार्ट में हम एसेट्स के साथ शुरू करने वाले हैं। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।